In this session, we are going to see the theories of management. Henry Feuer, Administrative Theory of Management. Henry Feuer 1841 से लेकर 1925 was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. वो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन थे. ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. After conducting many experiments and observations in organization, Fuel proposed 14 principles of management which was explained in his famous book General and Industrial Administration. Due to his contribution in development of managerial thought, he is known as a father of modern management. First point, principle of division of work. According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operations, accounting and managerial. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल किसी भी काम को हम डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो काम टेक्निकल से रिलेटेड है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस का काम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट करेगा, कमर्शियल का जो भी है मार्केटिंग रिलेटेड है वो कमर्शियल एक्टिविटी में या तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी है कैश है जो जिसमें क्रेडिट सेल कैश सेल्स आएगा वो पूरा हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे देंगे. मैनेजरियल वर्क विल बी असाइन टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के जो 3 सेक्शंस है उनको उनका काम दिया जाएगा. इससे होगा ये कि आपका जो काम है वो क्वालिटेड होगा और उसकी इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी की कंसर्न बढ़ जाएगी. इट इज़ असाइन टू द एम्प्लॉय एज पर द क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटी. जैसे एम्प्लॉय की कैपेसिटी होगी, एक्सपीरियंस, नॉलेज होगा, अकॉर्डिंगली उसको वो टास्क दिया जाएगा. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल. जो भी प्रोडक्टिविटी लेवल है वो हम अचीव कर पाएंगे. Second one, principle of authority and responsibility. Authority is the right to take a decision. अधिकार है आपका डिसीजन लेना, उस पावर को यूटिलाइज करना, उस जो आपको पावर दी गई है उसको आप यूज़ कर रहे हो उसको कहेंगे हम अथॉरिटी. इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से आपको काम करवा के लेना है. अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम करवा के ले रहे हो तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो कि आपको इन दिस स्पेसिफिक पीरियड में आपको वो काम करवाना है, करना ही है. तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी. मगर आप ऐसे भी कहते हो उस एम्प्लॉय को कि आप काम करते समय अगर आपको कोई डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप किसी से हेल्प चाहिए, किसी से हेल्प मांगना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप डिसीजन लो ऑन माय बिहाफ. तो ये क्या हो गया, अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी देते समय आपको अथॉरिटी भी देना ज़रूरी है. If the manager is given the authority to complete a task within a given period, he should be held responsible if he does not complete a work in given time. अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको आप पनिश भी कर सकते हो, उसको आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो. मैनेजर शुड प्रोवाइड द प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक द मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रेस्पेक्ट ऑफ completion of goal. Point number 3, principle of discipline. According to the Fuel, the discipline is the most essential element or the thing in the organization. Employee must obey and respect the rules that governs the organization. Discipline helps to achieve the goal in the organization. Good discipline is the result of effective leadership. There must be a clear understanding between the management and the workers regarding the organization's rule. Basic discipline should be obeyed at all level of management. ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो एम्प्लॉई ने, जो भी वर्कर ने
जो काम कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन उसको ओबे करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को। और ये सिर्फ वर्कर्स और एम्प्लॉयज से रिलेटेड नहीं है, इवन इट इज़ एप्लीकेबल एट अ मैनेजमेंट लेवल ऑल्सो। और ये रिस्पेक्ट, ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम, दैट इज़ अ लोअर लेवल मैनेजमेंट। Fourth one, principle of unity of command. Each member of organization should receive the order from only one superior. जो भी सबॉर्डिनेट है उसको एक ही सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अगर सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ वन से ज़्यादा यानी मल्टीपल अगर बॉसेस है, मल्टीपल सुपीरियर्स है, उनसे उसको अगर कमांड मिल रही है तो हाउ ही और शी विल फॉलो। This principle helps in managing the conflict and solving the dispute among the peoples in the organization. एक से ज़्यादा अगर बॉसेस होते हैं तो किसका वो एम्प्लॉय सुनेगा और किसका टास्क कंप्लीट करेगा, इससे क्या होगा, डिस्प्यूट भी हो सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। It also helps in avoiding the confusion or a conflict or a dispute. If an employee receives the command from more than one authority, he will be confused and will not be able to take the decision about whose order should be followed. And this is a wrong approach. And for this, organizational hierarchy should be well defined. आपकी hierarchy, आपका steps of work should be proper. Each employee should know his immediate superior यानी boss and should receive the order from him only. Fifth one, principle of unity of direction. This principle states that there should be one head and one plan in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by the one manager using single plan. एक ही मैनेजर होना चाहिए, उसका सिंगल ही प्लान होना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन नहीं होता है काम करते समय। टास्क आपके सामने है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, और एक ही इंसान से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है। सो देयर शुड बी अ वन हेड एंड वन प्लान। Next one, principle of subordination of individual interest to organizational interest. According to this principle, interest of an individual must be given a less important than the interest of the organization. आपका हित organization के हित में होना चाहिए. While taking the decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of the single employee. पार्शलिटी नहीं करनी है, एक किसी एम्प्लॉय की तरफ नहीं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी उसका टैक्स होल्डर है, जो भी आपने ग्रुप बनाया है, उनके अकॉर्डिंग आपको सोचना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेट, यानी पहला आपका इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होना चाहिए, ना कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द player are always thinking about the winning of the match as a team rather than the individual records. Now the seventh point, principle of centralization. Centralization refers to the concentration of a power and authority. In some organization, this power is vested in one hand or a few hand. This situation occurs in a small organization, but if the size of the organization is a large, then there is a decentralization of the power or authority. According to this principle, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization and nature of the activity etc. अगर बड़ा साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का तो सभी चीज़ें अंडर वन रूफ में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सभी चीज़ें आपको सेंटर में मिल जाती है, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन लेकर सेलिंग से लेकर सभी चीज़ें। अगर आपको डिसीजन भी लेना है तो मैनेजर इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट द टाइम। आप
कि सबॉर्डिनेट को, एम्प्लॉय को और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है हर एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए। ये होगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का। वैसे डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ जाती है तभी एक्टिविटी ये लार्ज स्केल के पर चलते हैं। वैसे डिपार्टमेंटल अलग हो जाते हैं, मैनेजरल लेवल की हायरार्की बढ़ने लगती है, एंड इन दैट केस योर डिसीजन पावर या डिसीजन की प्रोसेस वो काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा चैनल आपको बनाना है या ऐसा सिस्टम बनाना है सो दैट दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग द प्रोडक्शन शुड बी इन अ स्मूथ मैनर। 8.1 Principle of Remuneration. Appropriate remuneration to the staff or an employee is a principle to keep them satisfied financially as well as retain them for the longer or a long span of time within the organization. अगर स्टाफ और एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी, वेजेस टाइम टू टाइम मिल रहे हैं तो वो आपकी कंपनी छोड़ के क्यों जाएंगे? दे विल बी योर पार्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड। अ फेयर रेमुनरेशन affect the productivity and efficiency level in total. फेयर रेमुरेशन यानी जितना वो काम करते हैं अकॉर्डिंगली आप उनको सैलरी और वेजेस देने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ फेयर रेमुरेशन। द रेमुरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन etc। उनकी सैलरी फिक्स करते समय ये सभी क्वालिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को देखना ज़रूरी है, एंड अकॉर्डिंगली स्टाफ को और एम्प्लॉय को आपको सैलरी या तो वेजेस देने चाहिए। Principle of scalar chain. Scalar chain means a hierarchy of authority from the top level to lower level for the purpose of communication. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बना के रखी है उन्होंने सो डैट द कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना थोड़ा सिंपल और अच्छा हो जाए, एंड दिस हेल्प टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। जैसे अभी टॉप लेवल मैनेजर है, टॉप लेवल मैनेजर मिडल लेवल मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड द सेम इज़ फॉलोड एट अ बॉटम लेवल। तो ये हो गया हायरार्की। Traditionally, the organization used to frame a large scalar chain which is time consuming. पहले बहुत ही लंबी लंबी या तो काफ़ी लेंदी स्केलुलर चेन होती थी। उससे क्या होता था कि आपका जो काम है वो इफ़ेक्टिवली नहीं होता था एंड टाइम कंज्यूमिंग होता था। जब तक इंस्ट्रक्शन आएगा नहीं वो डिसीजन होल्ड के पर रहता था एंड द एक्टिविटी यूज टू गेट स्टॉप समवेयर। फॉर एग्जाम्पल द जनरल मैनेजर इंस्ट्रक्ट द डिसीजन टू द रेस्पेक्टिव functional manager, and then the functional manager passes the same to the subordinate, and then the subordinate will inform to the foreman and so on, and according to the law of levels of authority। इससे क्या होता था कि पूरा जो काम है आपका वो समवेयर कहीं तो भी रुक रुक के चलेगा या तो काफ़ी कम स्पीड से होता था। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन टू टेक अ डिसीजन स्पीडीली, द क्रॉस communication or the direct communication is followed by the various organization which is known as a gang plane। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखो वहाँ पे दिया ए बी सी और डी। अगर डी को कोई डिसीजन लेना है तो उसको पहले सी को पूछेगा, फिर बी को, फिर ए को, फिर ए बी को बताएगा, फिर बी सी को बताएगा और सी डी को बताएगा। ये ट्रेडिशनल वे था। मॉडर्न वे, डी विल डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द जी। जी भी एक मैनेजर है जो इक्विवेलेंट है, ही इज़ इक्वल टू द ए। जो ए मैनेजर है वही डिग्री, वही क्वालिफिकेशन, वही एबिलिटी का मैनेजर आपको जी लेवल के पर एट अ पैरेलल लाइन अवेलेबल करके दिया है। इससे क्या होगा कि आपको ये जो लंबी चेन जो है दैट विल बी ब्रोकन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन द डी कैन हैव विद द जी। तो इसको कहते हैं स्केलुलर चेन। अगर सी को कम्युनिकेट करना है वो डायरेक्टली एफ से कम्युनिकेट करेंगे एंड ही और शी विल सेटल देयर क्वेरी। लाइकवाइज द बी भी डायरेक्टली ई को फॉलो कर सकता है। इससे क्या होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस क्विक हो जाता है एंड योर प्रोडक्शन एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इज नॉट स्टक अप। Principle of order. This principle is based on
अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए जगह होनी चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और हर चीज़ उसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर वो होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस, सही जगह पर, एट अ राइट टाइम, फॉर मैक्सिमम इफ़िशेंसी, यानी जब उस चीज़ की ज़रूरत हो तब वो इजीली और क्विकली अवेलेबल होना चाहिए। Human resources should be placed at a right place and on the right job. This principle focus on the proper utilization of physical and human resources. 11th principle, principle of equity. Management should be fair as well as friendly to the subordinate while dividing or deciding the work, delegation of authority, deciding the monetary term, etc. There should not be any discrimination between the एम्प्लॉयज़, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, कुछ भी अनफेयर थिंग्स उनके साथ नहीं होना चाहिए. It is always suggested that remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinate are working. जिस लेवल के पर वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उनका रेमुनरेशन होना चाहिए, ना कि किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं. 12th principle, principle of stability of tenure. At the time of recruitment of employee, the management should assure them about the stability of tenure और जॉब सिक्योरिटी. जब भी मैनेजमेंट जॉब देता है एम्प्लॉय को, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो उस समय मैनेजमेंट का ये काम बनता है कि आप ये विश्वास दिलाइए एम्प्लॉय को कि उसका जॉब सिक्योर्ड है. It plays very important role in creating the sense of belonging among the employee. Insecurity in the job always affect the efficiency of employee adversely. It plays very important role in creating the sense of belonging among the employee. Insecurity in the job always affects the efficiency of the employee. जब एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसका जॉब सिक्योर नहीं है तो वो efficiently काम नहीं करेगा. Whereas job security minimize the employees turnover ratio. जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है उसके जॉब से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो जॉब क्यों छोड़ के जाएगा. सो देयरफॉर जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, यानी कम लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे. दे विल बी योर पार्ट फॉर एवर. Next one, the principle of initiative. Initiative refers to volunteering to do the work in an innovative way. हर दम कोई नई चीज़ करना, नई चीज़ ढूंढ के निकालना. The freedom of thinking and working on a new ideas encourage the employee to take the initiative while working on given tasks. Employee को आप ये चांस दो कि वो कुछ नया करे, कुछ नया सोचे, कुछ नया करने की उम्मीद रखे. एंड दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर. मैनेजर को ये वेलकम करना चाहिए, इंक्लूडिंग थ्रू द डिस्कशन ऑन दोज न्यूज़ आइडिया. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. इससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. 14th principle, principle of teamwork. Henry Fleur had given emphasis on teamwork. Teamwork is a union, it's a strength. Running any organization is a group activity and human organization are the valuable asset of organization. Organization में जो भी human resources है, employee है, आपका staff है, they are the real assets. If all the employees are working as a union and with a mutual trust, अगर वो mutual understanding से union की तरह अगर काम करते हैं, then the difficulties can be solved very quickly. And therefore as a leader, a manager should create a spirit of team spirit. ये manager का काम है कि वो एक team spirit develop करे and understanding among the employee to achieve the organization goal easily. Above 14 principles of Henry Fuel are very useful to
manage the organization efficiently and effectively. These are also supportive to functions of management, and these principles are very logical and therefore are applicable in a modern management era.